आज से मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के टॉपिक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कवर करवाता चलू जाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने इतिहास के खंड को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3, डेट ऐसे सीक्वेंस बनाते जाएंगे और बना दिए हैं, कुछ सीक्वेंस बना दिए हैं सीरीज़ के इसके मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के आपको लेक्चर बाय लेक्चर सीक्वेंस बनाते जाएंगे और पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपका पूरा कवर करवा दूंगा। इसके भी काफ़ी लेक्चर होंगे, 40 से 50 लेक्चर्स में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी समझा दूंगा। अब इस टॉपिक को उठाने का पर्पज़ ये है हमारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को पढ़ने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी टाइम तक 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की डेट्स ये नहीं कर पाते हैं। और हम एक आपको कारगर तरीके से, सटीक तरीके से आपको इस प्रकार से आपको करवाऊंगा कि आपको डेट्स याद नहीं करना पड़ेगी और केसेस याद नहीं करना पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी रिकॉल कर जाएगा। ठीक है ना। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज हमारा पहला पार्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, भारतीय संविधान एंड राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होगा और इसके मीनिंग भी देखेंगे। जैसे हम आप कभी किसी बच्चों से पूछ लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, या हम कुछ इस प्रकार से पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, तो क्या है काफ़ी बच्चे इसका सही और सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम इसी को समझाएंगे, क्योंकि आपको इसके मीनिंग पता चल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है और पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, भारतीय संविधान का मीनिंग क्या है और राज्य व्यवस्था का मीनिंग क्या है। तो हमारा टॉपिक पहला ये होगा, इंट्रोडक्शन भी होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज़ हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो हम पहले इसी की डेफिनेशन ही क्यों ना कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद पॉलिटी की कर लेंगे, राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन कर लेंगे और इसको हम समझ लेंगे एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप बुक लेने जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें साथ में एंड पॉलिटी लगा होता है। व्यवहार में बच्चे स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी कुछ अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन आपको देखना है इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सैद्धांतिक थ्योरिकल एस्पेक्ट में इसमें डिफरेंस क्या है, व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थ्योरिकल एस्पेक्ट में इसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने का और चिड़िया की आंख को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी हेडिंग्स होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या भारतीय संविधान की डेफिनेशन से आप लिखिए हेडिंग बनाकर, इसको हम समझा देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। पहले आप लिख लें फिर आप उसको समझा देते हैं। फिर सेकंड वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, यह देश की सर्वोच्च विधि है, यह देश की सर्वोच्च विधि है। फिर तीसरा डालें पैराग्राफ चेंज करके, यह संविधान किसी देश का शक्ति का मानचित्र होता है। सीधा आप डाल लीजिए, यह शक्ति का मानचित्र होता है, शक्ति का मानचित्र, मैप, मानचित्र होता है। ठीक है, मानचित्र होता है, बस इतना ही है। हमने आपको इतना नोट करवाया है, व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमने इसमें डेफिनेशन में इसकी परिभाषा ये लिखाई है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। प्रावधान इट मीन्स दैट प्रोविज़न
एक नियमबद्ध सारणी, ठीक है, एक जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। एक नियम लिया है, एक नियम है सीधा सा, सभी कामों के या वर्ग के नियम हैं, ठीक है, उसको प्रोविज़न बोलते हैं। तो प्रोविज़न का या प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। फिर सेकंड लिखवाया, यह है देश की सर्वोच्च विधि है। थर्ड डलवाया, शक्ति का मानचित्र है। कौन शक्ति का मानचित्र है? कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं, प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यहाँ से शासन का मतलब आपको समझा दें, शासन का मतलब ये हो गया कि सार्वजनिक हो, मतलब निजी ना हो, ठीक है। शासन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक ऐसा प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ हुआ है, शासन। शासन का मतलब सिर्फ इतना हुआ है यहाँ पर जिसका वो सार्वजनिक हो, निजी ना हो। जैसे कि शासन का मतलब होता है देश का कानून, देश का प्रशासन। तो आप शासन का मतलब जो सार्वजनिक है, निजी ना हो, तो देश का कानून ले सकते हो, देश का प्रशासन ले सकते हो, ठीक है, देश का प्रशासन ले सकते हो, देश का स्वास्थ्य ले सकते हो, ठीक है, देश की शिक्षा ले सकते हो जो निजी नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था ले सकते हो, अर्थव्यवस्था। मतलब कि शासन का मतलब होता है निजी नहीं, मतलब सार्वजनिक, और सार्वजनिक का मतलब होता है देश का कानून, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, etc, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन मतलब यहाँ पर हुआ सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक मतलब सभी का, यानी देश का कानून, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था और एसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। दूसरा हमने हेडिंग करवाया, यह देश की सर्वोच्च विधि है। यह देश की सर्वोच्च विधि है, इसका मतलब ये पूरे अपने भारत है, ये सर्वोच्च विधि है, ये सबसे बड़ा बुलडोजर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ होगा इसके नीचे होगा। सर्वोच्च विधि है, सबसे ऊंची विधि है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसके नीचे जो कुछ होगा। या कहें आपका ये कि यही भारत का कुरान, बाइबल, गीता, रामायण सब कुछ यही है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भारत का क्या है, ये सबसे बड़ा बुलडोजर है, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। भारत के लिए यही कुरान, बाइबल, गीता, रामायण सब कुछ ये कुछ है, यही भारतीय संविधान है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने डोला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है शक्ति का मानचित्र। संविधान शक्ति का मानचित्र कैसे, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिठाना है अपने माइंड में कि संविधान शक्ति का मानचित्र क्यों है। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस प्रकार से मैप आपने जियोग्राफिकल में आपने मैप देखे होंगे या पॉलिटिकल्स मैप देखे होंगे, भारत का नक्शा या वर्ल्ड का नक्शा, उसमें आपने देखा होगा कि सीमाएं सभी राज्यों की, भारत का ही ले लो, भारत के जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, लेट सपोज, ठीक है, हो गया। तो मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अगर कुछ निर्णय लेती है तो केवल मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही लेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं लेगी। उत्तर प्रदेश यानी यूपी की गवर्नमेंट कुछ भी अगर विधि या कानून बनाती है, प्रांतीय उत्तर प्रदेश या यूपी प्रांतीय विधानमंडल अगर कोई भी कानून या लॉ बनाती है तो केवल यूपी में ही लागू होगा। लेट सपोज केंद्र में अगर यहाँ पर विधायिका अपनी या संसद जो कानून बनाती है तो भारत पर ही लागू होगा, अमेरिका, अफ्रीका में लागू नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जो मानचित्र होता है, मानचित्र क्या बताता है कि सीमा ये निर्धारित कर देता है, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहाँ राजस्थान, बिहार वगैरह वगैरह। तो सीमाएं निर्धारित करता है कि आपकी सीमा इतनी ही, आप जो भी कानून या नियम बनाओगे तो आपकी सीमा के अंदर ही लागू होंगे, किसी दूसरे सीमा में लागू नहीं होंगे। तो सीमा क्या बताती है, शक्ति का निर्धारण करती है, आपकी शक्ति यहाँ तक है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शक्ति का मानचित्र माना जाता है। कैसे मानचित्र होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान सभी की शक्तियों का निर्धारण करता है। इसको 3 एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि पहला अगर हम ले लें, पहला एग्जाम्पल अगर दे दें, सरकार के अंगों, सरकार के
अंगों की शक्ति का निर्धारण। सरकार के अंग आप मुख्यतः कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। विधायिका या संसद ले लो, संसद को ही विधायिका कहते हैं। संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब यहाँ पर जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो क्या करता है? ये बताता है संसद की क्या पावर है, कितनी शक्ति है, संसद किस रेंज में रहकर अपने काम कर सकती है, किस सीमा तक रहकर अपने कानून बना सकती है, काम कर सकती है। कार्यपालिका का अलग शक्ति बताई गई है कि कार्यपालिका किस सीमा तक आपको काम कर सकती है, उस सीमा से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। तो न्यायपालिका का अलग काम बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि न्यायपालिका किस रेंज में कार्य कर सकती है, किस सीमा तक कार्य कर सकती है। तो हुआ ना शक्ति का निर्धारण। शक्ति का निर्धारण कर रहा हमारा संविधान। संविधान ने सभी सरकार के अंगों, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अंग जो है सरकार के माने जाते हैं, सभी की शक्ति का निर्धारण किया है। आप किस किस रेंज में रहकर काम कर सकते हो और किस रेंज की सीमा से बाहर नहीं जा सकते हो। तो संविधान हुआ शक्ति का मानचित्र कि नहीं हुआ? आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है तो केंद्र जो स्टेट होती है या सेंटर होती है, सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य सरकार में भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है वो केंद्र की शक्तियों का निर्धारण करता है। केंद्र सरकार क्या क्या निर्णय ले सकती है, क्या क्या कार्य कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वो भारतीय संविधान राज्यों की शक्ति का निर्धारण करता है कि राज्य जो स्टेट होते हैं वो क्या क्या बना सकते हैं। जो राज्य कानून बनेंगे तो कहाँ तक, कौन से राज्य तक अप्लाई रहेंगे। क्या मध्य प्रदेश कोई कानून बनाता है, मध्य MP प्रांतीय विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो यूपी में लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो MP तक ही लागू होगा। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र संविधान जो अपना होता है केंद्र सरकार की शक्ति का निर्धारण करता है कि आपकी सीमा ये रहेगी, और राज्य सरकार की शक्ति का निर्धारण करता है कि आपकी सीमा ये रहेगी। और तीसरे एग्जाम्पल से आप इसको समझने का प्रयास करें अगर, तो हम बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों की शक्ति का निर्धारण भी करता है। जो सिटीजन हैं, जैसे इंडियन सिटीजन हैं, नागरिकों की शक्ति का निर्धारण, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों की शक्ति का निर्धारण करता है कि आपकी शक्ति ये है, आप इतना वर्क कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो और ये वर्क आप नहीं कर सकते हो। तो हुआ ना शक्ति का मानचित्र। ठीक है ना, भारतीय संविधान शक्ति का मानचित्र क्यों है? क्योंकि मानचित्र ठीक उसी प्रकार से किसी की शक्ति का निर्धारण करता है। मानचित्र मतलब मैप, ठीक है, मैप किसी की शक्ति का निर्धारण करता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान जो होता है शक्ति का मानचित्र है, क्योंकि ये शक्ति का निर्धारण करता है। जैसे कि भारत की सरकार के अंगों की शक्ति का निर्धारण करता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है, और इतना ही नहीं बल्कि नागरिकों की शक्तियों का भी निर्धारण करता है। तो ये हुआ आपका शक्ति का मानचित्र। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। फिर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिटी की। ठीक है, ये ही था इसमें कि फिर से एक्सप्लेन कर दें कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। सेकंड, यह सर्वोच्च विधि है, ये सबसे ऊंची विधि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ होगा इसके नीचे होगा। तीसरा बताया शक्ति का मानचित्र है। क्यों शक्ति का मानचित्र है? क्योंकि ये शक्तियों का निर्धारण करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपना भारतीय संविधान शक्तियों का निर्धारण करता है। और किन किन की शक्तियों की? सरकार के अंगों की शक्तियों का, नागरिकों की शक्तियों का, और केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का निर्धारण करता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट होगा इंडियन पॉलिटी। हमें कंसेप्ट क्या बताना है कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस देखना है। इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? हमारा सेकंड हेडिंग होगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इस इंडियन पॉलिटी में हेडिंग आप डाल के लिखें, थोड़ा सा हम आपको नोट करवाते हैं, आप नोट कर लो। राज्य व्यवस्था बोलते हैं इसको, भारतीय राज्य व्यवस्था।
राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हीं के समग्र रूप को राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसके आगे लिखिए, राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व माने जाते हैं। राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स माने जाते हैं इसके, हम देखते हैं यहाँ पर। पहला एलिमेंट माना जाता है इसका संसद का कानून। अभी सब समझाते, संसद का कानून। दूसरा आपको लिखना है कार्यपालिका, न्यायपालिका के निर्णय। न्यायपालिका के निर्णय। तीसरा लिखना है गैर संवैधानिक संस्था, बॉडीज। हाँ, यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखवाई बेटा कि जो अपना संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सैद्धांतिक, एक थ्योरिकल एस्पेक्ट में है, और उसका व्यवहारिक रूप क्या है, राज्य व्यवस्था है। जैसे अगर हम आपसे कहें, आपके पेरेंट्स या माता पिता आपको समझाते हैं, बेटा आपको ये बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बेटा आपको ये नहीं करना चाहिए, चोरी करना, झूठ बोलना गलत बात है, और चोरी करना झूठ बात है, और साथ ही साथ में कि किसी का अपमान करना गलत बात है, ठीक है, और झूठ बोलना गलत बात है। ये सैद्धांतिक रूप में सही सही बात बताते हैं। लेकिन यहाँ आप कोई छोटी छोटी सी बात बताते हैं, बेटा ऐसा सबका सहायता करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कोई मुसीबत में हो उसकी सहायता करो, उसको हेल्प करो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में अच्छी अच्छी बात बताते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझा रहे हैं। कोई अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोले कि ये बेटा ये देखो ये कितना अच्छा है, ये बहुत बेकार है, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक रूप होती है कि हाँ, सैद्धांतिक रूप में ये सही बात है, सब लोग इस पर एग्री कर जाएंगे, हाँ ये सही है। लेकिन क्या व्यवहार में कुछ चीज़ें व्यवहार में अगर उसको लाएं, यानी अपने रोज़ के एवरीडे के पर डे में जो वर्क करते हैं उसमें लाएं, तो हम उसको कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होता है एवरीडे। जैसे कि आपको समझाएं, आपका धर्म या हमारा धर्म, कोई भी हिंदू रिलीजन हो या मुस्लिम रिलीजन हो या ईसाई रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, पारसी, यहूदी, तो उसकी जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में जब लोग आते हैं, उस धर्म विशेष से संबंधित लोग व्यवहार में उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लगभग ठीक उसी प्रकार से कि अगर हम आपसे कहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में बहुत बड़ी बड़ी सैद्धांतिक चीज़ें दी गई हैं कि हर व्यक्ति को ये करना। इतना ब्यूटीफुल से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है संविधान निर्माताओं ने, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ली गई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें व्यवहार में करने पर प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट को और नागरिकों को, तो व्यवहार में वो चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं। तो उसको व्यवहार में लागू करने के लिए कुछ थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। तो हमने यही समझाया है कि राज्य व्यवस्था संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में, संविधान को लागू करते हैं देश में, लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हीं के समग्र रूप को राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और पॉलिटी के निम्नलिखित 3 तत्व माने जाते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स माने जाते हैं, लेट किए जाते हैं इसके। पहला होता है संसद का कानून, दूसरा न्यायालय के निर्णय, और गैर संवैधानिक बॉडीज़ या संस्था। अब इसको समझाएं कि पॉलिटी क्या है, इसका अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संसद का कानून कैसे पॉलिटी होता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि एक संविधान में एक आर्टिकल्स दिया गया है, संविधान में एक आर्टिकल्स दिया गया है, उस आर्टिकल्स का नाम है आर्टिकल्स 17। आर्टिकल 7 भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसकी थीम से है अस्पृश्यता का
अस्पृश्यता करना दंड होगा, अस्पृश्यता करना दंड होगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा। लेकिन इतना तो कहा गया है, लेकिन इसमें सही परिभाषा नहीं दी गई कि अपराध जो होता है या दंड होता है, अपराध कितना होगा, इसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छा, अपराध या दंड जो होता है कि दंड तो कई प्रकार के भी हो सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार के भी हो सकते हैं। किसी को शारीरिक दंड दिया जा सकता है, किसी को इकोनॉमिकल दंड दिया जा सकता है, किसी को 1 साल की सज़ा दी जा सकती है, किसी को 2 दिन की सज़ा दी जा सकती है, और किसी को कुछ पैसे लेकर भी दंड दिया जा सकता है, किसी को 2 तमाचे मारकर भी दंड दिया जा सकता है, और किसी को 4 डंडे लगाकर भी दंड दिया जाता है। दंड तो कई प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए विधि के अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूरी रूप से नहीं बताई, दंड कितना होगा। ठीक है, इसी के क्रम को जो संसद ने अपना कानून बनाया, इसी से संबंधित संसद ने एक कानून बना डाला, उसको कहते थे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम एक्ट, अधिनियम 1955 में बना दिया। और उसमें पूरा संसद ने जो कानून बना दिया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इस कानून में संसद ने ये बता दिया अस्पृश्यता जो व्यक्ति करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या दंड होगा। 1 बार करेगा तो कितना दंड मिलेगा, दूसरी बार करेगा तो कितना दंड मिलेगा, और तीसरी बार करेगा तो कितना दंड मिलेगा। जैसे कि हम थोड़ा सा इसकी थीम बता दें, कोई एक व्यक्ति अगर 1 बार अस्पृश्यता करता है तो उसको 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना या 1 महीने से 6 माह तक की सज़ा होगी। दूसरी बार कोई अस्पृश्यता करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो उसको आपको 200 रुपये से 500 रुपये या 6 महीने से 1 साल तक की कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है, हवालात की सज़ा सुनाई जा सकती है। तीसरी बार कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसके लिए 500 रुपये से 1000 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये से 2000 रुपये लग सकते हैं, या फिर 1 साल से 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये संसद ने कानून बना दिया। अब हमारा ये ध्यान दीजिए, आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को अपराध दंडनीय अपराध बनाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं थी, वो हमारा संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन इंडियन पॉलिटी में क्या होता है, संसद का कानून, संसद का जो कानून बनाती है, ठीक है, उसको इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो आर्टिकल 17 से रिलेटिव एक अधिनियम बनाया गया भारतीय संसद ने, पार्लियामेंट ने, जिसको कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, 1955। इससे संबंधित उन संसद ने ये निर्धारित किया, डिफाइन किया कि अनटचेबिलिटी को कितनी सज़ा दी जाएगी और कितना जुर्माना लिया जा सकता है। तो ये होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये हो गया आपका इंडियन पॉलिटी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। इसको प्रॉब्लम आ रही थी सज़ा में कि क्या सज़ा दी जाएगी, दंड तो बता दिया था संविधान ने, लेकिन दंड कितना ये नहीं बताया था, तो इसको दंड का डिफाइंड कर दिया इसने, संसद ने, जो पार्लियामेंट है हमारी, और इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्लियर और नॉट। ठीक है, और फिर सेकंड देखते हैं न्यायालय के निर्णय राज्य व्यवस्था कैसे होते हैं, पॉलिटी कैसे होती है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए कहता है भारतीय संविधान का, ठीक है, जो अपना संविधान है उसमें एक क्लॉज है जिसको कहते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज कहता है कि विचार,
थॉट और एक्सपेक्ट करने की फुल फ्रीडम होगी नागरिकों को। लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी स्वतंत्रता, कितना हम सोच सकते हैं। सोच तो थॉट तो ठीक है, अपना जो आंतरिक मामला है, इंटीरियर में वो है ना। फिर इसके बाद अगर अभिव्यक्त करना थोड़ा बाहरी मामला आ जाता है, ठीक है। तो संविधान ये कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसकी परिभाषा डेफिनेशन नहीं दी, कितनी अभिव्यक्ति कर सकते हो आप। बोलने के लिए आप सही सही वर्ड बोल सकते हो, और बोलने के लिए किसी को आप गाली भी दे सकते हो। ये नहीं बताया था कि आप किसी से प्यार से बोलो, या किसी बोलने के क्रम में अभिव्यक्त करने किसी को गाली भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं बताया था कि आप कितना आप अभिव्यक्त कर सकते हो। तो एक न्यायालय में निर्णय हुआ कि एक केस गया न्यायालय में, तो उस केस में ये क्वेश्चंस किया गया सुप्रीम कोर्ट से, एक याचिका दायर की गई कि मतलब कि अभिव्यक्ति जो नागरिक है वो कितनी कर सकता है। देने के लिए तो गाली भी दे सकता हो, कि वो प्यार से बोल सकता है, तो अभिव्यक्ति की परिभाषा डिफाइन करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अभिव्यक्ति की परिभाषा डिफाइन की थी, ठीक है। और उसी केस में आपको बताएंगे परिभाषा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं लगाई थी कि आप इतनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, ठीक है। और 8 प्रकार की जो सीमाएं लगाई थी, इतनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हो। उन 8 में से कुछ थी जैसे कि देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और एकता का अगर खतरा हो, लोक प्रभुता को खतरा हो, ठीक है, जहाँ दंगे भड़कने की आशंका हो, इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार की 8 स्वतंत्रताएं थीं। लेकिन आप जो न्यायालय में एक केस हुआ था अभिव्यक्ति में, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, उसको कहते थे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1985। एक केस हुआ न्यायालय में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1985। इस केस में न्यायालय ने अपना निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावी बनाने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावी बनाने के लिए क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो होगी एक फंडामेंटल राइट होगा। मतलब उसका तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट का कि अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती है, एक लिखित अभिव्यक्ति, एक मौखिक अभिव्यक्ति, और एक होती है हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो ज़्यादा दूर तक प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई चीज़ लिखकर अगर न्यूज़पेपर में डाल दी जाए तो उसको अधिक दूर तक फैलाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क यही था कि आपको अगर लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना है, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना है, तो न्यूज़पेपर को भी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क के आधार पर यह निर्णय दिया कि अभिव्यक्ति को प्रभावशाली, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो प्रेस की जो हुआ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, इस निर्णय को क्या बोलेंगे, पॉलिटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि आप संविधान में जैसे आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 डर जितने भी आर्टिकल हैं उसको आप पढ़ेंगे एज अ बिल्कुल लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में लिखा हुआ उसको बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लेट सपोज मान लेते हैं आर्टिकल 5 में जो लिखा हुआ, ठीक है, आर्टिकल 5 में जैसे आर्टिकल 17 में अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा और अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध होगा। ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर इससे संबंधित आप देखेंगे संसद ने कोई कानून बनाया है, अगर बनाया है तो वो पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। फिर आर्टिकल 17 से संबंध अंतर्गत आप देखेंगे कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, अगर उसको स्टडी को हम बोलेंगे कि पॉलिटी बोलेंगे। फिर एक संस्था होती है, एक बॉडीज होती है गैर संवैधानिक संस्था, और गैर संवैधानिक संस्था की स्टडी को भी पॉलिटी बोलेंगे। अब गैर संवैधानिक संस्था को आपको अंडरलाइन कर लेना, गैर संवैधानिक संस्था
गैर संवैधानिक संस्था क्या होगी? इंडियन पॉलिटी होगी। तो इस संस्था यानी बॉडीज़ को थोड़ा स्टडी करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की संस्थाएं हैं और कहाँ कहाँ से इन संस्थाओं का क्या क्या वर्क होता है, उसको अब देख लेते हैं। एक हेडिंग बनाइए आप ज़रा, एक हेडिंग्स आपको बनाना है, बॉडीज़ या संस्था। संस्था ओनली गैर संवैधानिक संस्था नहीं, पूरा बैकग्राउंड से इसका देखना है बच्चों में। तो यहाँ पर हम डालेंगे बॉडीज़ या संस्था। संस्था, संस्था कितने प्रकार की होती हैं? संस्था बेटा एक प्रकार की होती है संवैधानिक संस्थाएं, संविधान द्वारा जो दी गई हैं, संवैधानिक संस्था। दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्था, सॉरी गैर नहीं, असंवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असंवैधानिक। संस्थाएं। एक लास्ट होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये अपन को पढ़ना है। पॉलिटी के अंदर इस पॉलिटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देख लें, इसकी डेफिनेशन में यही याद करवा देता हूँ। इसकी गैर संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि जो संविधान में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संस्थाएं बनाई जाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। इट मीन्स दैट कि मतलब जो संविधान अपनी मंजूरी, जिन संस्थाओं की मंजूरी देता है, संविधान की जो विरोधी नहीं होती हैं, ठीक है, संविधान जिन संस्थाओं की मंजूरी देता है उनको संवैधानिक संस्थाएं कहती हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? वित्त आयोग आता है, ठीक है, और एक चुनाव आयोग आता है। ठीक है, चुनाव, इसके एग्जाम्पल याद रखना, चुनाव आयोग जो है या वित्त आयोग है, आयोग है वो संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक संस्थाएं हैं। संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से वित्त आयोग भी बनाया गया है। चुनाव आयोग और वित्त आयोग जो संविधान के प्रावधान दिए गए हैं उसी के आधार पर बनाया गया है, संविधान विरोधी नहीं है, संविधान के मंजूरी इनको देता है। असंवैधानिक की डेफिनेशन लिखें, ऐसी संस्थाएं जो संविधान, ऐसी संस्थाएं जिन संस्थाओं को संविधान मनाही करता है, यानी संविधान ऐसी संस्थाएं जो जिन संस्थाओं की मनाही करता है, मना करता है, उन संस्थाओं को क्या बोलते हैं? असंवैधानिक संस्थाएं। तो आप ये बोल सकते हो भारत में सर ये अभी एग्जिस्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, संविधान मंजूरी नहीं देता है तब भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलें उल्फा संस्था हो गई, दूसरा नक्सलवादी की संस्था, नक्सलवादी की संस्था, देखो ये एग्जिस्ट करती हैं, संविधान मना ही करता है इनकी, फिर भी ये एग्जिस्ट करती हैं। और तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं की डेफिनेशन लिखें। गैर संवैधानिक संस्थाएं की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी संस्थाएं ना तो संविधान उनकी मनाही करता है और ना ही उनको बनाने के लिए प्रावधान लिखे हुए हैं, ना तो उनको बनाने के लिए मना कर रहा है और ना ही उससे संबंधित कोई प्रावधान उसमें दिए गए, ना तो बनाने के लिए मंजूरी दे रहा है और ना ही उनकी मनाही कर रहा है। ऐसी संस्थाओं को गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं और इसी की स्टडी को पॉलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहले ये दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, इनको आप नोट करें ज़रा। दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं इसको देखना है, क्योंकि अपना मेन एम्स यही रहेगा, इसी को पढ़ना फोकस करेगा। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है सांविधिक संस्था हो गई और दूसरा हो गया आपका कार्यकारी संस्था। तो सांविधिक संस्था को देख लो और कार्यकारी। सांविधिक संस्था का मतलब डेफिनेशंस ये होगी, आपको यही नोट करवा देते हैं। देखो सांविधिक संस्था की डेफिनेशंस क्या होगी? सांविधिक संस्था की डेफिनेशन सिर्फ ये होगी, ऐसी संस्थाएं जो भारतीय विधायिका या संसद या पार्लियामेंट, एक ही नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम नहीं समझ लेना, जो संसद के प्रावधानों के अंतर्गत पब्लिक ये आकर के बोल सकते हो, वे संस्थाएं जो संसद द्वारा बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं क्या?
कौन सी, सांविधिक संस्था। और इसमें आता क्या है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। और दूसरा बोल सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। कार्यकारी संस्था की डेफिनेशन ये होगी, ऐसी संस्थाएं जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं कार्यकारी संस्थाएं, ठीक है। जैसे पूर्व योजना आयोग या नीति आयोग एग्जाम्पल लग सकते हैं। नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग था पहले, अब वो ख़त्म फिनिश हो गया, उसकी जगह उसको नीति आयोग बोलने लगे हैं, ठीक है। तो नीति आयोग हो गया, पूर्व आयोजना आयोग हो गया। इस प्रकार की संस्थाएं कार्यकारी संस्थाएं कहलाएंगी। तो हम इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। वो आप संस्थाएं के टाइप ऑफ संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, असंवैधानिक संस्थाएं, उनको पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा इसको समझाना था गैर संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि गैर संवैधानिक संस्थाएं को पॉलिटी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं ना तो संविधान उनकी मनाही करता है, ना ही उनकी मंजूरी करता है, मतलब उसका कुछ वर्णन है ही नहीं। तो ऐसी दो प्रकार की संस्थाएं दी गई हैं। पहला, गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सांविधिक संस्था वे होती हैं जो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं। फॉर इसके एग्जाम्पल होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा ले सकते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये सब आयोग हैं जो सांविधिक संस्था के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर दूसरा होता है कार्यपालिका संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्यकारी संस्थाएं कहलाती हैं। ओके, इतना ही देखना था। और फिर आगे वाले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सिलेबस अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस बनवाएंगे और अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस में देखेंगे पूरी पॉलिटी को करने के क्रम में हम किस किस को पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ओके, बाय।